So today we will be discussing about the evolving politics from Afghanistan, and which is a very important country for India in terms of strategy, in terms of military, in terms of in every respect. You might have heard day before yesterday that the leader of Taliban called it a ceasefire, Eid ceasefire, for almost 3 days. They will not attack on the civilian populations or the US-led forces, at least for 3 days. In the last 2.5 months, there was talk, agreement on Doha, and that makes it more important. The Taliban straightway started talking to America, and America is giving all kind of response and legitimacy to Taliban. And last month, when the US representative Khalilzad particularly came to India to influence upon the foreign minister of India and the government of India, and suggested it that India start talking to Taliban, which is very important. तो ये अपने आप में यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं. There are many questions, but at least 3 fundamental questions which we would like to deliberate upon. पहला, क्या अमेरिकी विदाई स्वाभाविक रूप से हो रही है या अमेरिका की यह पराजय है? अफगानिस्तान में अमेरिका की पराजय हुई है, जिसके कारण से वो अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस लेकर जाना चाहता है. दूसरा प्रश्न, क्या तालिबान के आने के बाद वहाँ की राजनीतिक स्थिति बेहतर बन जाएगी? और तीसरा, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि भारत का रवैया, भारत का रुख क्या होगा? जिस तरीके से अमेरिका का दबाव भारत पर, अमेरिका का सजेशन भारत को दिया जा रहा है कि इंडिया शुड बिकम द पार्ट ऑफ द डायलॉग एंड स्टार्ट टॉकिंग टू तालिबान. Is it a good step for India to initiate? So these are the 3 fundamental questions which we would like to respond and analyze. But before analyzing 3 questions, we need to know at least the basic fundamental information about Afghanistan, which has a lot of confusion, and more than many countries, politics has made it a mess in Afghanistan. तो इतना क्रिस क्रॉसिंग है. देयर आर मेनी एक्सटर्नल पावर्स जो वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप कर कर उस देश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति को कई रूपों में विखंडित कर दिया है. और उनमें से महत्वपूर्ण देश जो हैं, पूर्व सोवियत यूनियन जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, उसकी भूमिका, अमेरिका की भूमिका, सऊदी अरबिया की भूमिका, ईरान की भूमिका, चीन की भूमिका, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे प्रकरण में द लीडिंग कंट्री इज़ पाकिस्तान. तो जब तक इन देशों की नीतियों की, इनकी सोच की अगर हम बात नहीं करेंगे तो आज की स्थिति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी अफगानिस्तान की बातचीत होती है तो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रेट गेम थियरी. द ग्रेट गेम थियरी विच वॉज स्टार्टेड in the last phase of 19th century and finally took shape in the first half of 20th century, जिसमें 1907 में 3 regimes were trying for a larger foothold in Afghanistan. One was erstwhile Soviet Union, another was the British Empire, which was located centered at India, and third was the Persian regime. तो तीनों रिजीम्स अपने अपने तरीके से अफगानिस्तान को पर कब्जा करने और अपने क्षेत्र के विस्तार की निरंतर कोशिश में लगे हुए थे. हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर वहाँ उस समय महत्वपूर्ण था, काफ़ी मजबूत था, और उसे डर था कि अगर पूर्व सोवियत यानी रशियन एम्पायर अब यहाँ तक पहुँच जाती है, अफगानिस्तान तक पहुँच जाती है, तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. और ब्रिटिश एम्पायर के लिए
साउथ एशिया और बाकी इन क्षेत्रों के लिए भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो उस युद्ध में के बाद जो संधि हुई रूस एंग्लो रशियन ट्रीटी जिसे कहा जाता है, ग्रेट गेम थियरी जिसे नाम दिया गया, उसमें यही माना गया कि अफ़गानिस्तान से उधर का एरिया, सेंट्रल एशिया का एरिया जो है वो रशियन डोमिनेंस का रहेगा, रसा की बाउंड्री वहीं तक रहेगी और अफ़गानिस्तान तक ब्रिटिश एम्पायर रहेगा। तो इस संधि के साथ वहाँ पर एक पीस डील चला और आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी एक्सटर्नल पावर्स का जो रोल था वो निरंतर बढ़ता गया और अफ़गानिस्तान का जो कस्बाई इलाका है, अफ़गानिस्तान का पहाड़ी इलाका, हम जानते हैं कि आज भी पश्तून की आबादी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, करीब तकरीबन 34% है। उसी तरीके से ताजिक का पॉपुलेशन वहाँ पर उससे थोड़ा सा कम 24% है। उसके बाद हज़ारा हैं करीब 19% और कई अलग अलग कस्बाई क्षेत्र हैं जो उत्तर से दक्षिण के बीच में विखंडित हैं और सबका अपना अपना साम्राज्य है कि at any point of time there was no ruler which could control the complete of Afghanistan, especially after the Second World War। जो न्यू कोल्ड वॉर में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा साम्राज्य अफगानिस्तान में रहा हो जिसका कब्जा दक्षिण में भी उसी तरीके का हो, उत्तर में भी उसी तरीके का हो, जो ये ताजिकिस्तान से जो सीमाएं मिलती हैं या दक्षिण में हम चले आए तो पाकिस्तान से जो सीमाएं मिलती हैं या ईस्ट या वेस्ट में जो ईरान से जो सीमाएं मिलती हैं। तो कोई ऐसा शासक अफगानिस्तान में नहीं रहा और कबीलाई ढंगों में, कुनबों में अफगानिस्तान हमेशा बटा रहा। तो इसका फ़ायदा बाहरी शक्तियों ने उठाना शुरू किया और इसके कई माइलस्टोन हैं पॉलिटिकल जर्नी के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन हम जब 50 के दशक के बाद आते हैं तो ए लार्ज चंक ऑफ एरिया विच इज़ टुडे विच इज़ कॉल्ड पश्तून एंड वेयर दैट इज़ द मेन फोर्स ऑफ तालिबान, वो अफ़गानिस्तान के उस साउदर्न पार्ट के हिस्सा में थे और उतना ही बड़ा पार्ट पाकिस्तान में भी था। पाकिस्तान के इक्वल पॉपुलेशंस पश्तूनों का है, जिसे वजीरिस्तान हम कहते हैं, जहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी कहा जाता था, वो एरिया जहाँ के वो रूलर थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय पश्तूनों ने मांग की कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, वी नीड टू हैव ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, एंड दे वांटेड टू ज्वाइन द एरिया। माय मेजर point in analyzing the Afghanistan conundrum is all about the engagement of the different external powers, which are very important to understand. Otherwise, the current scenario, we will not be in a position to grasp it. The exit of the US forces from Afghanistan and the re-engagement, statement of the Taliban as a force, and India's initiating the dialogue with the Taliban. So all these three factors need an historical analysis in which they play the important role. तो मैं बता रहा था कि ग्रेट गेम के बाद जब सेकेंड माइलस्टोन के रूप में भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान दो अलग देश बने, तो उस देश के बनने के साथ पश्तूनों ने कहा कि भाई, जिनकी आबादी तकरीबन 34 से 36% अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो साउदर्न पार्ट था अफ़गानिस्तान का उस ओर था, और तकरीबन उतनी ही आबादी पश्तूनों की पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में है। तो उन्होंने मांग की कि हमें एक अलग देश पश्तूनिस्तान का निर्माण करने की आज़ादी दी जाए, जिसे पाकिस्तान के शासक ने ये इजाज़त नहीं दी और उनको एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। तो इनिशियल फेज़ में, यानी अब हम देखते हैं कि 1947 से लेकर तकरीबन 1970 तक, यानी सोवियत
आक्रमण के पहले तक जो पाकिस्तान की स्थिति थी वो पश्तूनों के बिल्कुल विरोध में थी, और वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बना था, एक सोवियत यूनियन का और दूसरा अमेरिका का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सोवियत ऑक्यूपेशन तक चलता आया, उसमें पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकी पक्ष में था और सोवियत यूनियन का विरोधी था, और अमेरिका का पक्ष था कि सोवियत पावर को वहाँ पर कम करना। सोवियत यूनियन अपने ब्रेजनेव की डॉक्ट्रिन के तहत, इंट्रूसिव पॉलिसी के तहत पूरे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया तो उसका उस समय था ही, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। ये कोल्ड वॉर के समय की बात है। तो अफगानिस्तान उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर था, और उसमें वहाँ पर लगातार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के द्वारा चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही थी। और फाइनली हम जानते हैं कि 1979 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा वहाँ पर तख्ता को पलट दिया जाता है, और सोवियत परस्त राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना वहाँ पर होती है। उसके बाद फिर एक नए समीकरण की वहाँ पर शुरुआत होती है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण भारत के लिए एक और जंक्चर है जिसको जानना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। 1970 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान की पूरी कयात, पूरी की पूरी शक्ति अफगानिस्तान में इस ओर लगी हुई थी कि भारत का विस्तार अफगानिस्तान में किसी भी तरीके से नहीं हो। एंड क्वाइट ऑफन पाकिस्तान वाज defeated in its attempt, because the larger, as I said, the internal dynamics of Afghanistan was divided into different tribes lots. There were different tribe lots, and India has a very strong footing because of its historical ties, because of its economic help, because of the political stability in India. So all these factors have curtailed the image of Pakistan in Afghanistan in Esmola. ये पाकिस्तान को बहुत ही तल्ख महसूस हो रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक मेजर गेम जो खेला गया वो जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और बनर्जी भुट्टो के पिता थे, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक यूनियन बनाने की कवायद शुरू की। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू क्रिएट एन यूनिटी in the different groups of tribes on the name of the religion, and it was forcefully used. शुरुआत में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में चलकर जितने भी ट्राइबल लॉर्ड्स थे जो आपस में लड़ते रहते थे, वो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में इस्लाम के अम्ब्रेला के तहत आने शुरू हुए। ये परिवर्तन और तब ज़्यादा दिखाई दिया जब पूर्व सोवियत संघ की पपेट सरकार वहाँ पर स्थापित हुई और अमेरिका स्टार्टेड पंपिंग लॉट ऑफ मनी इनटू अफगानिस्तान। और जब अफगानिस्तान में पैसा बहुत आने लगा, ठिकाना पाकिस्तान था, उसके अलावे सऊदी अरबिया, अरब इमिराट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल इस्लामिक कंट्रीज, they also started pumping money to Pakistan. They all have not a very common cause, but they were on the name of Islam, they started pumping money. उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होने लगा। पाकिस्तान उसका पिच बन गया, वेयर अमेरिका स्टार्टेड गिविंग ए लॉट ऑफ मनी, और उसके आधार पर उसने मदरसे, स्कूल और बाकी तमाम उन चीज़ों को शुरुआत की। ये बात को ध्यान में रखना है कि पश्तून ट्राइब्स जो एक अलग पश्तून की मांग कर रहे थे, जिनका संबंध पाकिस्तान से बहुत अच्छा नहीं था। हम ये भी बताते हैं कि 1960 के दशक में और 1950 के दशक में अफगानिस्तान के जो शासक थे, उन्होंने डूरन लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया था। आज भी अफगानिस्तान डूरन लाइन को, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बांटता है, अफगानिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट इट, एंड दे वेयर ट्रीटिंग पाकिस्तान एज एन एनिमी। Even Pashtun tribes were not very friendly to Pakistan. That was the situation, but situation got changed because of the factor of Islam which was introduced by Zulfikar Ali Bhutto.
and later on it expanded in a different color. तो जब ये सिलसिला सोवियत यूनियन का चला अफगानिस्तान में 70 के दशक के बाद से, वो 90 तक आया, और 90 के बाद हम सभी जानते हैं कि गोर्बाचोव वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर ऑल टुगेदर. ही had a vision of the world, and he said it categorically that we are going to withdraw the Soviet armies from Afghanistan. By the time, thousands of the Soviet armies were being killed in Afghanistan. So he thought it is not valid, it is not good for the interest of Russia to continue there. तो जब गोर्बाचोव के कहने पर वहाँ से सेना वापस बुला ली गई, तो नजीबुल्ला उस समय जो पपेट राष्ट्रपति थे, पूरी दुनिया को ये कयास था कि अब सोवियत सेना वापस चली गई है 89 में, तो 88 से ही मान लें कि वहाँ वापस चली गई थी. अब तो नजीबुल्ला के दिन लग गए हैं. लेकिन आप पूरी दुनिया को ये आश्चर्य हुआ कि नजीबुल्ला अपने बूते पर एक सेकुलर गवर्नमेंट, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को 88 से लेकर 91 तक चलाने में वो सक्षम रहे. तब जब तक कि वो शक्तियाँ जिसमें मसूद, हिकमतयार और बाकी जो ट्राइबल ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे थे, वो एकजुट नहीं हुए, और बाद में हिकमतयार ने आकर काबुल पर अख्तियार कर लिया, और उसके बाद से नजीबुल्ला को 20 सड़क पर फांसी दे दी गई थी, हम सभी जानते हैं. उसी दौरान जो पश्तून का जो बड़ा इलाका था, पश्तूनिस्तान, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ था, उसकी तैयारी पाकिस्तान की तरफ चल रही थी. पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ने वाले और तमाम ISI और CIA दोनों की मिलीभगत से एक ऐसा बम तैयार हो रहा था जिसका कयास दुनिया के कोई भी देश लगाने में सक्षम नहीं था उस समय. इसका जनाजा तब पता चला जब 94-95 तक ये तबका एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में तैयार होकर सामने आया, और बाकी जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे थे उनको ख़त्म कर कर तालिबान 1994 में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और बाद में फाइनली 96 में पूरी तरह से शक्ति को अपने हाथ में ले लिया. केवल अगर हम ये कह लें कि 10 से 15% तालिबान के रिजीम में भी पूरी शक्ति उसका पूरे अफगानिस्तान पर नहीं थी, लेकिन तकरीबन 90% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में था. उस समय भी मसूद और बाकी ताजिकिस्तान वाला एरिया जो अफगानिस्तान का है, जिसे उत्तर अफगानिस्तान कहते हैं, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, और हजारा जो ईरान के बॉर्डर की तरफ है, वो एरिया उस तालिबान के कब्जे से बाहर था. इसका कारण यह है कि तालिबान में पश्तूनों की जमात है और वो सुन्नी मुस्लिम हैं, और जो अफगानिस्तान हजारा जो एक मेजर पॉपुलेशन है, तकरीबन 12 से 13% अफगानिस्तान में, वो सियाज हैं, और वो सीमाएं ईरान से मिलती हैं, और ईरान का पूरा सपोर्ट है उनको आगे बढ़ाने में, और ये चीज़ें बाद में भी चलती रहेंगी. तो 94 में तालिबान सामने आता है, 96 में पूरी तरह से शक्ति स्थापित हो जाती है, और जितने भी ट्राइबल लॉर्ड्स हैं या तो तालिबान में मिल जाते हैं या अलग हो जाते हैं, या उन्हें मार दिया जाता है आपसी रंजिश में. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 96 से लेकर 2001 तक की स्थिति बनती है, और जिसमें ट्विन टावर ब्लास्ट होता है अमेरिका का, पेंटागन पर आक्रमण होता है, और ओसामा बिन लादेन जो तालिबान से बड़ा नाम उभर कर सामने आता है. उसी बीच में तालिबान के साथ कई शक्तियां आपस में आकर मिलती हैं, जिसमें हक्कानी ग्रुप है जो अफगानिस्तान के साउदर्न बॉर्डर पर रहने वाले हैं. उनकी अपनी एक जमात थी और उनका भी अपना वर्चस्व रहा है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अर्बनाइजेशन भी होता है, यानी अरब की शक्तियां अफगानिस्तान में अपना मुख्य शक्ति को बढ़ाने में, विस्तारित करने में सफल होती हैं, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी है, जिसका ग्रुप अलकायदा है. अलकायदा और तालिबान के विचारों में अंतर ये है, या हक्कानी ग्रुप में अंतर ये है कि हक्कानी या तालिबानी जो बाद में चलकर तालिबान में ही मिल गए हैं, सब मर्ज कर गए हैं,
उनका मुख्य उद्देश्य था कि अफगानिस्तान के से बाहरी शक्तियों को ख़त्म करना और शरीयत के आधार पर, जिसमें केवल शरीयत नहीं, प्री मुस्लिम इस्लाम ट्राइबल कल्चर को साबित करना। क्योंकि शरीयत लॉ को अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से स्थापना की गई वो बहुत कुछ चीज़ें इस्लाम से नहीं मिलती हैं, तो वो प्री मुस्लिम एरा की भी हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन माना जाता है। तो इसके कारण से ये भेद उभर कर सामने आया। अब ये भेद सामने आने के बाद कि भाई तालिबान का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना, पॉलिटिकल यूनिटी को बनाए रखना और शरीयत के आधार पर एक इमिरात के रूप में, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में उसका विस्तार करना। जबकि अलकायदा का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय था। उसकी नज़र में मुख्य दुश्मन अमेरिका था, उसकी नज़र में मुख्य दुश्मन पश्चिमी देश थे, और उनके कल्चर से जो निगेटिविटी इस्लामिक स्टेट में आ रही थी उसको ख़त्म करना उनका मूल कारण था। इसीलिए अलकायदा और तालिबान के साथ में चलने के बावजूद भी तालिबान ने ही उमर अब्दुल्ला, जो तालिबान के स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जगह दी। ओसामा बिन लादेन उनसे बड़े नहीं थे, और जगह देने के बाद उन्होंने उसे एक नया ढंग दिया, और नया ढंग देने के बाद उसे विस्तारित करने की कोशिश की कि हमारा दुश्मन केवल अफगानिस्तान के इर्द गिर्द नहीं है, हमारा दुश्मन वो पश्चिमी दुनिया है, वो अमेरिका है, जहाँ से इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा है। और उसका अंजाम देखा ही गया कि ट्विन टावर को 2001 में ध्वस्त किया गया। उसके बाद से विश्व की राजनीति बदल गई, उसका डिफिनीशन बदल गया। अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का नाम तालिबान और बाकी नामों से काफ़ी ऊपर चला गया, और उनके विरुद्ध में जो इनाम रखे गए वो बाकी अन्य किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरगना से ज़्यादा बड़ा था। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन हुए। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि जितने भी ये केमिकल रिएक्शन, पॉलिटिकल केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, उसका जो मुख्य केंद्र था वो पाकिस्तान बना रहा। यानी 70 के दशक के बाद से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में भी जो जद्दोजहद हुई और जिन शक्तियों ने उसे प्रश्रय देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान remained the epicenter of all these activities. And after the 2001 US attack, and when Taliban regime was dismantled by American forces, jointly NATO forces led by America, again Pakistan became the center of all kind of activities. और उसके कारण से 2001 से लेकर 2020 तक वही सारी शक्तियां, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे तालिबान हो, या अब उसमें एक नया एलिमेंट आईएस के भी आ गए हैं और कई नामों से जाने जाते हैं। पाकिस्तान के भीतर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मोहब्बत, लश्कर तैयबा, वो तमाम ऑफशूट हैं अलकायदा और बाकी वो सारी चीज़ें भी तालिबान के आकर, जैसे गंगा नदी हो और गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हों और एक जगह जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरीके की स्थिति कश्मीर के आतंकवादियों की भी है कि उसका केंद्र पाकिस्तान रहा है, और बड़ी नदी में छोटी नदियां आकर चलकर मिलते चली गई, और कई बार अपने प्रभाव में मुख्य धारा को भी अपनी ओर खींचती चली गई, जैसे अलकायदा और ओसामा बिन लादेन ने किया था। तो आज जब स्थिति ये है कि तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक शासन किया, उस शासन को याद करने वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो उस समय किताबें लिखी गई, जो चीज़ें दुनिया के सामने आई, वो अत्यंत ही दर्दनाक हैं। अगर उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी जाए, एंड वी ट्राई टू डिग आउट द हिस्टोरिकल, द इकोनॉमिक एंड सोशल chapters of the Taliban rule of almost 4 and 5 years, what do we find? It is dehumanizing, it is devastating, और हर तरीके से
मानवीय कृत्य व्यवस्था का उल्लंघन वहाँ पर हुआ है। जेंडर बायस्ड के साथ तमाम तरह के अपराध वहाँ पर फैले हैं। ड्रग एडिक्शन का वो केंद्र बन गया। ड्रग एडिक्शन का केंद्र केवल तालिबान के रिजीम में नहीं, पहले से भी था, लेकिन चीज़ें और उस समय आगे बढ़ी हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंटिटी के रूप में जो विचार भारत का शुरू से रहा है कि इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान, वो पूरी तरह से 96 से लेकर 2001 के बीच में विखंडित होता दिखाई दिया। जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो अपनी जहर अफगानिस्तान में बोने की कोशिश की, उसका नतीजा भी सामने दिखाई दिया। अब ये देखते होंगे कि कई बार बातें होती हैं कि देयर आर गुड तालिबान्स एंड बैड तालिबान्स। व्हाट इज द डिफरेंशन, व्हाट इज द डिफाइनिंग लाइन बिटवीन द टू? The terrorist organization which is shaped by the ISI, which work on the dictates of Pakistan, are called the good Talibans, and those who do not follow the dictates of Pakistan are called the bad Talibans. वैसे कोई जोग्राफिकल और इथनिक टच में इसमें कोई अंतर नहीं है। वजीरिस्तान का एक खेमा, एक जिसे पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर के उस पार जो अफगानिस्तान तालिबान कहा जाता है, दोनों के निशाने पर पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है। और जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में 15 दिन पहले वजीरिस्तान के उस एरिया में जिसे पाकिस्तान तालिबान के सरगने को पाकिस्तान की सेना मार देती है, और उसके पहले जो पाकिस्तान के भीतर जो अटैक हुए थे उसमें पाकिस्तानी तालिबान का हाथ है। तो कहने का अर्थ कि पाकिस्तान अपने दिशा निर्देश के आधार पर, अपने साजिशों के तहत जिन आतंकवादियों को अपनी मुट्ठी में रखने में सफल हो जाता है, उसे वो गुड तालिबान कहता है। और जो उसकी मुट्ठी से निकल जाते हैं और अपनी अस्मिता की लड़ाई और सच बात को कहने की क्षमता रखते हैं, उसे पाकिस्तान बैड तालिबान के नाम से कहता है। तो ये समीकरण आज की तारीख में दुनिया के सामने, अफगानिस्तान के सामने है कि 5 सालों के शासन के बाद हम ये देखते हैं कि अचानक, यानी 2001 से लेकर 2019 तक, बीच में भी कई बार ऐसी बातें आई कि अमेरिका ने कहा कि भाई हम अब यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, वी आर नॉट एबल टू फाइट ए फार फ्लंग वॉर विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। याद होगा कि ठीक यही बात 1990 में हुई थी, जब जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पूर्व सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। जैसे ही पूर्व सोवियत संघ ने वापस बुला लिया और बुलाने के बाद शीत युद्ध की समाप्ति अफगानिस्तान के उस क्षेत्र में स्थापित हो गई, तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक सूखे पत्ते की तरह हो गया। अमेरिका डिड नॉट हैव इंटरेस्ट एट ऑल टू कंटिन्यू सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ अदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो आप देखेंगे कि इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण, which became more important for America, and America shifted from Afghanistan to Middle East. So its focus was now the Middle East. तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को बीच मझधार में छोड़ा है। अब ये जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने इसके पहले क्लिंटन के द्वारा भी कहा गया था, बट अगेन इट हैज़ बिन ओबामा के द्वारा भी कहा गया था। नाउ ही इज मोर कैटेगोरिकल इन टर्म्स ऑफ विड्रॉइंग द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये एक स्वाभाविक नहीं, इट इज नॉट ए नेचुरल एट ऑल। इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द एक्सपर्ट ऑफ द अफगानिस्तान एंड एक्सपर्ट ऑफ द टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म दैट यूएस विड्रॉवल इज द डिफीट ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका की बिल्कुल हार हुई है। पिछले 19 सालों में अमेरिका के तकरीबन हजारों सैनिक वहाँ पर मारे गए, बड़े पैमाने पर उसका आर्थिक नुकसान भी हुआ, सिविलियन पॉपुलेशन भी मारे गए। कोई भी राजनीतिक तंत्र 19 सालों में
अफगानिस्तान में नहीं बन पाई। जो ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स थे उनको भी किसी भी तरीके से बातचीत या ठंडे बक्से में नहीं लाया गया। तो हर तरीके से जिस उद्देश्य से अमेरिका अफगानिस्तान में गया था वो उद्देश्य धरे के धरे रह गए और ज़्यादा एग्रीवेटेड हो गए, ज़्यादा खराब हो गए, हम ये कह सकते हैं। तो ये कहना, पहले प्रश्न जो हमने खड़ा किया था कि क्या अमेरिका का सोवियत अफगानिस्तान से विड्रॉल एक सुनियोजित स्वाभाविक है, तो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ये सुनियोजित भी नहीं है, ये बिल्कुल हार के रूप में देखा जाना चाहिए और हार के द्वारा ही दुनिया इसे बाद में आकलन इसका करेगी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ऑल ऑफ सडन अमेरिका हैज़ गिवन ए लेजिटिमेसी टू तालिबान which is out of blue without taking the cognizance of the elected government of Afghanistan। जो घनी वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत किए बिना, उनको बिना विश्वास में लिए बिना और उनको बिना स्टेक होल्डर बनाए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान से वार्ता शुरू कर दी और वार्ता कई के चरण हुए, लेकिन फाइनली दोहा में एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका इज सिटिंग ऑन द फेंस, अमेरिका इज ऑन द रिसीविंग एंड्स, कि वट एवर द कंडीशंस विच वर बीइंग पुट बाय तालिबान्स and the commitment which was accepted by Taliban were not at all followed in the 2 months. The terrorist attack continued. Civilians पर, NATO forces पर तालिबान के अटैक निरंतर होते रहे। जो बातें एग्रीमेंट में साफ साफ कही गई थी कि अमेरिका के द्वारा हिदायत भी दी गई थी कि तालिबान अटैक नहीं करेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बने हुए थे। लगातार अमेरिका अफगानिस्तान सरकार पर दबाव डाल रही थी कि प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए और कुछ प्रिजनर्स को रिलीज़ भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान ने अपनी गतिविधियों को रोका नहीं और लगातार उस पर हमले करते रहे। तो ये समीकरण अगर हम ये मान लें कि तालिबान अफगानिस्तान की सरकार को इग्नोर करते हुए अगर सत्ता में आती है तो उसका हर्ष क्या होगा। पिछला तालिबान का जो अनुभव है उसमें दुनिया के 3 ही ऐसे देश थे जो उनको लेजिटिमेसी उन्होंने प्रदान की थी, और उसमें हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और अरब इमिरात। These were the 3 countries which acknowledged Taliban government in Afghanistan. None of the countries of the world accepted it. So by second term, if Taliban is coming into power where America is playing a lead role, earlier Russia also tried to play a meddling role between the 2 powers, then what do you see? Means the Western powers which are very keen to see तालिबान एज ए लेजिटिमेट पावर। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अमेरिका का यह हृदय परिवर्तन क्या इस बात को प्रमाणित करता है कि तालिबान में हृदय परिवर्तन हो गया है और वो तालिबान जो अपने ही जनता का शोषण करती थी या वारलॉर्ड्स के रूप में जो क्षेत्र बटे हुए थे उसको एक इंक्लूसिव अप्रोच के तहत अफगानिस्तान में विकास की गति तेज होगी, मानवाधिकार का हनन नहीं होगा, महिलाओं को शिक्षा मिलेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, सियाज के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हिंदूज़ और सिख्स उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों गुरुद्वारा पर आक्रमण हुए, 54 लोगों को मार दिया गया। तो क्या ये सारी चीज़ें, इज़ इट पॉसिबल दैट in the second phase the Taliban will be implementing it? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी शक्ल और उसकी इडियोलॉजी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। परिवर्तन इसलिए नहीं हुए हैं कि जैसा कि आपने सुना होगा पिछले 3-4 दिन पहले, वेयर
द लीडर ऑफ तालिबान आफ्टर उमर, जो मोहम्मद सालिक हैं, उन्होंने कहा कि हम वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल स्टिक टू इट। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्रिक हो, एक गेम हो भारत को फंसाने की, क्योंकि अमेरिका की नज़र में भारत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्योंकि 2001 से लेकर 2020 तक, if there is a one country which has played a lead role in restructuring Afghanistan, that is India. The airport of Afghanistan is built by India. The many roads which are smoothly functioning in Afghanistan is made by India. Many hospitals which are functioning in Afghanistan is made by India. Today, coronavirus, where people of Afghanistan are facing a tough life, a lot of medical supports were given by India. तो इंडिया का जो इमेज अफगानिस्तान में है वो एक ऐसे देश का है जो समस्याओं के निजात के लिए निरंतर प्रयासहित है। वो न तो सुन्नी सियाज में बटा हुआ है, न जो अफगानिस्तान का जो उत्तरी हिस्सा है जो ताजिकिस्तान से मिलता है उसमें, या अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में उसमें, तो किसी रूप में इट इज़ नॉट डिवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ सेक्ट्स, ऑन द ट्राइब्स। इन होलिस्टिक मैनर इंडिया ने उन चीज़ों को देखने की कोशिश की है। अब प्रश्न ये उठता है कि तालिबान में जो पश्तून बहुल क्षेत्र है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कि वो सारे पश्तून उनके हाथ में पावर है जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुए हैं। वो तालिबान के सारे सरगना, ऐसा नहीं कि उसमें मतभेद नहीं है, उसमें भी मतभेद है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर वही खड़े हैं जो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। सत्ता में वही आएंगे, वही ग्रुप सत्ता में आएगा जिसका वर्धहस्त, जिसको आशीर्वाद पाकिस्तान के आईएसआई का मिला होगा, पाकिस्तान के मिलिट्री को मिला होगा। तो वैसी स्थिति में हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इन डेप्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज देयर इज ओनली वन पॉलिसी टू कंप्लीटली रूट आउट द इंडियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। उसकी और कोई भी एक नीति अगर है तो भारत के बढ़ते कदम को पूरी तरह से अफगानिस्तान में रोक देना। अब यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करना चाहेंगे कि क्या भारत को इस पीस डील का हिस्सा होना चाहिए, एज इट हैज़ बीन एडवाइज बाई अमेरिका। तो हमें लगता है कि ये जल्दीबाजी होगी। इट विल बी टू अर्ली टू जज दैट इंडिया शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग ट्रीटी। इसका कारण ये है कि अभी भी सत्ता में जो वहाँ पर हैं या सत्ता में आने की जो कोशिश कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने के लिए अमेरिका ने जो दावा किया था दोहा में कि वो बातचीत शुरू होगी, वो बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब अमेरिका ने यह भी कहा था कि तालिबान विल स्टार्ट टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, गनी, एंड दे विल ट्राई टू कम आउट विद द सॉल्यूशंस। दैट हैज आल्सो नॉट बीन डन। A step has been taken by, initiative has been taken by the Afghanistan president, but it was denied by Taliban. तो ऐसे स्थिति में भारत के पास बड़ी विकट स्थिति है। हम केवल मोरल ग्राउंड पर अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते। इसका खामियाजा हमने देखा है म्यांमार में, कि जब म्यांमार में 1988 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आंग सू की पार्टी विजय होकर आती है। द मिलिट्री रूलर जुंटा डिड नॉट अलाउ हर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, एंड वी डिड नॉट कंटिन्यू द डिप्लोमेटिक टर्म्स विद म्यांमार, एंड व्हाट डिड इट हैपन। तो उसका रिपरकशन हम जानते हैं कि इतने ही 3-4 सालों में चाइना वहाँ पर अपना पैर फैला लेता है और चीज़ों को स्थापित कर देता है जो भारत के विरुद्ध जाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बनते हैं
और लुकिस्ट पॉलिसी की वो स्थापना करते हैं, तब वो देखते हैं कि अरे अब म्यांमार से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, वो एरिया इतना स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट है जो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं कि चाहे हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र हो या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस, एंड व्हाट इट मैटर्स फॉर अस is the minimum terms we need to continue with any color of political establishment. It does not mean non-democratic countries cannot be a friend of India. तो अब अफगानिस्तान में ये डिलेमा भारत के साथ है कि क्या हम उस लोकतंत्र के स्थापना का इंतजार करें कि जिसमें तालिबान पूरी तरह से या तो लोकतांत्रिक हो जाए या बाद में ऐसी शक्तियां उभर कर सामने आए जो लोकतांत्रिक हों, उनके साथ हम संबंध बनाएंगे और बाकी चीज़ों को तब तक हम छोड़ देंगे। अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका खामियाजा पाकिस्तान चाइना का नेक्सस अफगानिस्तान में देखा जा सकता है और बाकी तरीके भी भारत विरोधी बन सकते हैं। तो वो एक चुनौती हमारे सामने है, लेकिन मिनिमम क्रेडिबिलिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि जल्दी में अगर हम गर्म पानी में हाथ रखने की कोशिश करेंगे तो हाथ जल जाएगा। अभी जो अमेरिका का अफगानिस्तान से भागने का जो रुख है और चीज़ों को छोड़ देने का जो रुख है, वो भारत के लिए अत्यंत ही कष्टदायक है। और हम सभी जानते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई और काउंटर टेररिज्म की व्यवस्था हर देश को अपने बूते पर करनी पड़ती है, एंड इंडिया ऑल्सो नीड्स टू डेवलप इट्स ओन एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। इट हैज़ बीन सीन टाइम एंड अगेन। भारत वर्षों से कहता आ रहा था, दशकों से कहता आ रहा था कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान, इंडिया हैज़ गिवन डॉक्यूमेंट्स आफ्टर डॉक्यूमेंट्स, डॉजियर आफ्टर डॉजियर्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, Britain, and each and every country, but they denied it. They did not acknowledge and notice to the Indian concern and complaints. जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया, तब दुनिया की निगाहें बदल गईं, अमेरिका की निगाहें बदल गईं और काउंटर टेररिज्म का परिभाषा बदल गया। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे लिए हक्कानी नेटवर्क या जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये टेररिज्म है जो इंडिया टुवर्ड्स हैं, जो दे आर फोकसिंग ऑन इंडिया। ISIS या अलकायदा के एलिमेंट्स टू सर्टेन एक्सटेंट, तालिबान, वो इंडिया सेंट्रिक नहीं है। पाकिस्तान निश्चित रूप से ये कोशिश में है कि जो सत्ता अफगानिस्तान में आए उसका एक उद्देश्य ये हो कि फंडामेंटल चेंजेस जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर किया गया है, उसको लेकर हम कश्मीर में युद्ध करें, जिहाद करें, जिहाद का नाम देना चाहता है। लेकिन ये भी बात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि जो नया तालिबान होगा उसमें भले बहुत परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर होंगे। और वो एक परिवर्तन का पहला खाका ये होगा कि ईरान विल नॉट बी मूविंग ऑन द लाइन ऑफ पाकिस्तान। As I said it in the beginning, that Hazara population, which is Shias, almost the 10 to 12% total population of Afghanistan, they were never ever on the line of Pakistan. They were never ever on the line of the majority communities which were run by the Pashtuns from 1996 to 2001. So the moment today why Iran is with Afghanistan or Taliban or moving along with them, it is only because of America. America is there, so America is a common enemy. लेकिन जैसे ही अमेरिका यहाँ से वापस जाता है तो निश्चित रूप से वो कम्युनिटी पाकिस्तान की लाइन को छोड़कर अलग दिशा निर्देश, अलग रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा और वो भारत के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम जानते हैं कि हमारा चारबाग पोर्ट ईरान में बना है। हमने चारबाग पोर्ट को इसीलिए बनाया भी था कि पाकिस्तान के बीच के बॉटलनेक को दूर किया जा सके और ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के खनिज संपदा का सप्लाई भारत में बन सके और चीज़ों को प्रगाढ़ बनाया जा सके। ये इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो तालिबान के आने के बाद से जो राजनीतिक स्वरूप बनेगा तो वो ये चीज़ें उभर कर सामने दिखाई देंगी। दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है
कि तालिबान अगर पूरी तरह से नहीं तो सारे ग्रुप को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेगा तो भारत का जो इमेज अफगानिस्तान के लोगों के बीच में स्थापित है वो भी उसे दिखाई देगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी उसे दिखाई देंगे। अफगानिस्तान के जितने भी राष्ट्रपति पिछले 20 सालों में हुए, शुरू में भारत विरोधी भी दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत का रोल यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है, तो उन्होंने भारत के साथ संबंध को आगे बढ़ाया। तो अगर सत्ता में तालिबान आता है गनी की जगह पर, तो उसकी नज़रों पर भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। हॉस्पिटल दिखाई देंगे, सड़कें दिखाई देंगी, लोगों की पढ़ाई दिखाई देगी। अगर वो उस तरीके से पर चलता है और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान से दूरियां जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की एनिमोसिटी ख़त्म नहीं हुई है। ड्यूरेंट लाइन अभी भी अफगानिस्तान नहीं मानता है। पश्तूनिस्तान का लार्जर बॉर्डर अभी भी अनडिमार्केटेड है। तो इन सारे चीज़ों और खून की लड़ाई की जो बात पाकिस्तान निरंतर अपने स्वार्थ के लिए करता है, अगर ये बात सचमुच में अब तालिबान को समझ में आ जाती है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, उसी दिन पाकिस्तान का गेम खत्म हो जाएगा अफगानिस्तान से। इन डेप्थ पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक इन डेप्थ पॉलिसी पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर बहुत ही चतुरता के साथ दोनों बातें करनी है। जल्दीबाजी में अफगानिस्तान तालिबान के साथ वार्ता की शुरुआत भी नहीं करनी है, लेकिन यह भी कसम नहीं खाना है कि तालिबान के साथ हम अपने संबंध को स्थापित नहीं करेंगे। दोनों कार्ड को लाइव रखना है और चीज़ों पर दबाव डालना है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने हैं। और वो डिप्लोमेटिक प्रेशर किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं बनेगा, अपने वजूद से बनेगा। आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट एट करेंट इज ए वेरी फोर्सफुल and it is also a kind in a mode of taking risk. We have a very strong prime minister and we have a very strong and aggressive foreign policy and cooperative as well. तो वैसी स्थिति में हमें पूरी उम्मीद है और हमें लगता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो पिछले कई दशकों से अपना वो जो एक हुजूम अपने तंत्र ISI और मिलिट्री के द्वारा चला रहा है, वो चीज़ें बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है और संभव है और वो भारत के पक्ष में होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रैक द अफगान डेवलपमेंट वेरी क्लोजली, very intelligently, and remain both the cards open, create an influence on Taliban that their mindset should change, and we should integrate for the betterment of inclusive Afghanistan, which is the fulcrum of Indian foreign policy of Afghanistan. तो हमें लगता है कि इन्हीं सारी बातों के साथ जो 3 प्रश्न जो हमने खड़ा किए थे कि अब क्या स्वाभाविक है अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी, क्या तालिबान के आने के बाद स्थिति क्या होगी और भारत को क्या करना चाहिए, दिस आर द 3 क्वेश्चंस वी ट्राई टू एड्रेस थ्रू दिस टॉक। बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन अफगानिस्तान। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक्सटर्नल पावर्स के वहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा हैं। चाइना का अलग रोल है, चाइना अफगानिस्तान को OBR में शामिल करना चाहता है और उसका पपेट स्टेट पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ में वो खड़ा दिखाई देगा। ये अलग बात है कि उसकी एक सीमाएं जो मुस्लिम एरिया है सिंकियांग, वो वहाँ से मिलती हैं। तो अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का गढ़ बनता है अफगानिस्तान, तो उसके पिटफॉल्स और स्पिल ओवर इफेक्ट चाइना में भी दिखाई देंगे। तो ये खतरा चीन को भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी नीति को स्पष्ट भारत ने कर दिया है और भारत did not say that we will not talk to Taliban, but at the same time it is not in hurry. Curry in a hurry will be untasty for diplomatic lovers. तो हमें लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ।